दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य का पेपर किसी आरएस, आईएएस या नेट या किसी भी परीक्षा के लिए आपने लिया है, तो हम उसके लिए आपकी ज़रूर मदद कर सकते हैं और मदद करेंगे हम, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के जितने आलोचक, रचनाकार, लेखक हैं, उनकी सारी रचनाओं के बारे में, उनकी जीवन दृष्टि के बारे में पूरी सीरीज चला रहे हैं। और हम हर दिन एक नया वीडियो डालेंगे हर एक रचनाकार के ऊपर, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आधुनिक काल को लेंगे, फिर मध्यकाल को लेंगे और फिर प्राचीन काल में भी जाएंगे। और कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम लगभग पूरे हिंदी साहित्य को कवर करें। तो प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, निराला, महादेवी वर्मा, हिंदी के जो तमाम बड़े स्थापित और महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उनकी रचनाओं से हम कैसे गुजरें और कैसे समझें उनको, इस पर हम कोशिश करेंगे कि विस्तार से बातचीत करें। रामविलास शर्मा जो हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 1912 में हुआ था और 2000 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य में, अनुवाद में और तमाम, सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय भाषा कह सकते हैं, और राजनीति, संस्कृति, धर्म, प्राचीन साहित्य, हर विषय पर इन्होंने अपनी कलम चलाई और बड़े भारी विद्वान माने जाते हैं। और सच में उन्होंने जो लिखा है, अगर एक बार हम उसको पढ़ लें तो शायद हम भी साहित्य के और राजनीति के और संस्कृति के विद्वान हो सकते हैं। लेकिन हम बड़े आत्मविश्वास के साथ पढ़ें। और ये भी अंग्रेजी के ही प्रोफेसर थे। हिंदी के लिए ये सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी के लिए ख़ास तौर से उन लोगों ने काम किया है जो अंग्रेजी साहित्य में अपनी मजबूत पकड़ रखते थे। इसलिए अंग्रेजी का आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा पढ़ कर के हम विद्वान होने का गर्व पालेंगे, वो हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए हम कोशिश ये करें कि हम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी अगर हम सीखते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। रामविलास शर्मा ने बहुत पुस्तकें लिखी है और देखिए किस किस फील्ड में वो आदमी लिखता है। उनकी किताब आती है प्रेमचंद 1941 में। देखिए हिंदी के सबसे बड़े रचनाकार पर सबसे बड़ा आलोचक लिख रहा है। भारतेंदु युग 1943 में आती है, जो बाद में भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के नाम से 75 में वापस प्रकाशित होती है, नाम बदल करके। ठीक है, भारतेंदु युग से 43 में आई थी, लेकिन वापस 75 में वो नाम बदल करके भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के नाम से आती है। 1946 में उनकी किताब आती है निराला। प्रेमचंद और उनका युग 1952 में छपी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 में, जो बाद में फिर से नए नाम से छपती है। क्या नाम था? भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं। 1985 में ये वही किताब फिर नए नाम से छप के आती है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में आई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 में आती है। विराम चिन्ह 57 में आई थी, फिर से वापस 85 में आती है। आस्था और सौंदर्य 1961 में आई थी, फिर से वो 1990 में छपती है। फिर निराला की साहित्य साधना के नाम से 2 खंडों में उन्होंने निराला के पूरे जीवन पर किताब लिखी है। बहुत महत्वपूर्ण किताब है कि निराला का जीवन कितने संघर्षों और दुविधाओं में था, उसको लेकर एक पहले खंड में समझिए कि निराला की जीवनी है, जो 1969 में 1969 में आई थी। और दूसरा भाग जो आया था जिसमें आलोचना है, वो 72 में आता है। फर्स्ट भाग में क्या है? जीवनी है निराला की, और सेकंड भाग में उनके साहित्य पर पूरी वो आलोचना लिखते हैं। फिर तीसरा भाग है, उसमें वो आया था 76 में, जिसमें पत्राचार और वृहद भूमिका, एक बड़ी लंबी भूमिका लिखी और उनके जो सारे पत्र का जो आदान प्रदान होता है उनके बारे में सारा जिक्र किया है। तो 3 खंड में वो निराला की साहित्य साधना नाम से लिखते हैं। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977। नई कविता और अस्तित्ववाद 78। आप जानते हैं कि नई कविता और अस्तित्ववाद, जिसके जो नामवर जी की नई कविता के प्रतिमान के वृक्ष लिखी गई थी, लेकिन ये किताब दोनों ही बड़े आलोचकों के बीच जो विमर्श चलता है, बुक किताब मतलब लिख करके, उसको लेकर किताब है। फिर परंपरा का मूल्यांकन 1981 में आती है। भाषा, युगबोध और कविता, ये भी 1981 1981 में आई थी।
कथा विवेचना और गद्य शिल्प 1982 में आई थी। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 में आई थी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1986 में। भारतीय साहित्य की भूमिका 1996 में 96, और इसी में संगीत का इतिहास भी इसी में है। अब देखिए भारतीय साहित्य की भूमिका, मैंने कहा ना कि वो सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की बात ना रामविलास जी करते हैं, इसलिए रामविलास जी का कद बड़ा है। फिर प्रगतिशील कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि 1990 में आती है। उसके बाद देखिए भाषा और भाषा विज्ञान के भी उतने ही बड़े जानकार थे वो। तो भाषा और भाषा विज्ञान पे क्या लिखते हैं वो, भाषा और समाज 1961 में, भारत की भाषा समस्या 1978, राष्ट्रभाषा की समस्या नाम से मूलतः 1965 में फिर वापस पहले छपी थी वो, फिर इसको बाद में भारत और भाषा समस्या के नाम से 1978 में छपती है। भारत में प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाग नंबर 1, आर्य भाषा केंद्र और हिंदी जनपद 79 में। भारत के भाषा परिवार और हिंदी नंबर 2, इंडो यूरोपियन परिवार की भारतीय पृष्ठभूमि 1980 में छपती है। फिर ये सिर्फ भाषा के ऊपर ही, और भाषा में क्या क्या विविधता है, आर्य भाषा को लेकर अलग लिखा, फिर इंडो यूरोपियन को लेकर अलग लिखा, फिर तीसरी कौन सी है, नाग द्रविड़ कोल और हिंदी प्रदेश, ये फिर अलग है ना, ये आती है 1981 में। तो तीनों ही है, एक 79 में, एक 80 में और एक 81 में। फिर नंबर 4 आती है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, ये 2001 में आई थी। ठीक है, ये होगी भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर। अब वो इतिहास और संस्कृति पर क्या लिखते हैं, देखिए क्या विद्वता और क्या विद्वता के क्षेत्र है ना रामविलास जी के, कि किस प्रकार से इतने सारे विषयों पर वो लगातार लिखते रहे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो डेली 8-10 घंटा लिखना पढ़ने का काम करते थे बस अपना कॉलेज में। और सबसे अच्छी बात है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं थे, सिर्फ छोटे से कॉलेज में थे, और वहीं अपने सुबह का कॉलेज था उनका, कॉलेज जाते थे और शाम में आकर पढ़ना लिखना, फिर जो उनके घर पे लोग मिलने आते थे उनसे बातचीत करना, और अपना एक्सरसाइज, वो अपना शारीरिक जो भी करना था वो बड़ा, कहा जाता है कि बड़ा व्यायाम बड़ा किया करते थे वो। तो ये सारी चीज़ें करते थे वो। अब देखिए उसकी कौन सी किताब आती, फिर मानव सभ्यता का विकास 1956 में, सन 57 की राज्य क्रांति जो बाद में 57 में छपी थी, लेकिन 1990 में फिर से उसका नाम बदल कर क्या छपा था, सन 57 की राज्य क्रांति और मार्क्सवाद। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद 2 खंड में आई थी 1982 में, किताब बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मार्क्स त्रोत्स्की और एशियाई समाज 86 में आई थी। स्वाधीनता संग्राम बदलते परिप्रेक्ष्य 1992 में। भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद 1992। पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद 94। भारतीय नवजागरण और यूरोप 96। भारतीय दर्शन 95। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश 2 खंड में 99। गांधी अंबेडकर लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्या, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी अंबेडकर और लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं 2000 में छपी थी है, उनकी मृत्यु के साल में। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 में अपूर्ण है। पाश्चात्य दर्शन और सामाजिक अंतर्विरोध नथेल से मार्क्स तक 2001 में छपी थी। ठीक है, फिर उन्होंने देख कविता और नाटक भी लिखे। 4 दिन उनका उपन्यास है जो 1936 में, देखिए उतनी कम उम्र में लिख दिया था उन्होंने। 36 में वो मात्र कितने साल के थे, 12 में जन्मे थे, 24 साल, 25 साल के थे। फिर तार सप्तक में संकलित उनकी कविताएं हैं 43 में। महाराजा कठपुतली सिंह प्रहसन लिखा उन्होंने, नाटक टाइप कैसे कि हंसी मजाक कैसे किया जाता है। पाप के पुजारी नाटक है 1936 में। बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं हैं 97 में, जो 1929 से 29 से लगा करके 36 तक लिखी गई थी। सदियों के सोए जाग उठे 1945-47 में लिखित कविताएं, जो 88 में प्रकाशित हुई थी। फिर रूप तरंग 35 से 56 के बीच लिखित कुछ कविताएं हैं। तो कविताएं भी लिखी, लेकिन उनको जो प्रसिद्धि मिली वो मूलतः आलोचक के रूप में मिली। फिर उनकी बहुत सारे पत्र पर किताबें हैं। मेरे साक्षात्कार 94 में है। अपनी धरती अपने लोग उनकी आत्मकथा है जो 3 खंड में है, जो 96 में छपी थी। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की अपनी आत्मकथा है जो 3 खंड में है। आज के सवाल और मार्क्सवाद, ये उनका इंटरव्यू किताब है। मित्र संवाद लेटर हैं। भाषा साहित्य और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने देखिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा में बहुत कुछ लिखा है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री 1946 में ये
उसके बाद 19 सेंचुरीज पोएट्स 1967 में है, एसेज ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1965 में, और किड्स एंड प्री रेवटीज 2005 में। ठीक है, उन्होंने संपादन क्या किया था, अब देखिए। गीतिमाला 48 में, जहाज और तूफान इसमें 1965 में, इसमें क्या है, इसमें है रिपोर्ताज, रेखाचित्र और संस्मरण है, 2 खंड में है। घर की बात 1983, लोक जागरण और हिंदी साहित्य ये 1985 में आई थी। इसमें 87 पृष्ठों की विस्तृत भूमिका है आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह पर। प्रगतिशील काव्यधारा और केदारनाथ अग्रवाल पर 1986 में किताब लिखी उन्होंने, जो केदार जी उनके अच्छे मित्र थे, इसलिए उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध भी था, तो वो ज़्यादा अच्छे से उनको जानते भी थे, तो ज़्यादा गहरे से लिख भी पाए। 3 महारथियों के पत्र 1997 में, कवियों के पत्र 2000 में। फिर उन्होंने अनुवाद क्या किया, भक्ति और वेदांत 1933 जो स्वामी विवेकानंद के जो लेखन था उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। फिर राजयोग ये भी स्वामी जी का ही था, 1936 में किया। कर्मयोग ये भी स्वामी जी का ही है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास उन्होंने उसका पूरा हिंदी में अनुवाद किया, 1944 में किताब आ जाती है वो। सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका क्या हिस्ट्री, उसको उन्होंने हिंदी में लेके आए। कार्ल मार्क्स और उनके सिद्धांत, एंगल्स, लेनिन और स्टालिन की किताब थी, इसका उन्होंने 1952 में अनुवाद किया था। माओ से तुंग ग्रंथावली का प्रथम भाग उन्होंने 1957 में अनुवाद किया था। निकोला वस्सारो की कविताओं का 1960 में अनुवाद किया। आज का भारत जो रजनीकांत दत्ता की किताब थी, जो 1947 में उसका अनुवाद किया था, जिसका कि उसमें रजनीकांत दत्ता बड़े इतिहासकार थे और उस समय उस किताब पर ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रतिबंध लगा रखा था। उस किताब का रामविलास जी ने हिंदी में अनुवाद किया। पूंजी खंड 2 का उन्होंने 1974 में अनुवाद किया, जो पूंजी जो कार्ल मार्क्स की किताब है, बहुत फेमस किताब है। तो कह सकते हैं कि रामविलास शर्मा ने इतनी सारी किताबें लिखी, इतना सारा काम किया, और उसके अलावा उन पर कितना सारा लिखा गया उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं हमारे पास में। तो एक बड़ा चिंतक, बड़ा आलोचक है, रामविलास जी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो किस प्रकार से इतिहास की व्याख्या करते हैं, कैसे साहित्य की व्याख्या करते हैं, और उस आम आदमी के संघर्ष को किस तरह से देखते हैं, और कैसे पूरे भारतीय समाज का एक स्वप्न अपने साहित्य में, अपने चिंतन में निर्मित करते हैं। उनको जब हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी परतें खुलती चली जाएगी, और हम परीक्षा ही नहीं पास करेंगे बल्कि जीवन की परीक्षा में भी हम पास होने के बहुत सारे गुर सीख जाएंगे रामविलास जी को पढ़ करके, कि किस प्रकार से आधुनिक समाज आता है, आधुनिक समाज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों में किस प्रकार से गांधी का क्या इन्फ्लुएंस रहता है, अंबेडकर जी का क्या रहता है, लोहिया जी का क्या रहता है, और बाकी जो तमाम अलग तरह के जो महापुरुष थे उनका क्या योगदान रहता है, और परंपराएं कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे प्रभावित करती है, और पूर्व और पश्चिम का क्या संवाद रहता है, संयोग रहता है, और भारतीय समाज की अपनी जो विविधता है वो किस तरह से हम उसको एक विविधता को बना के रख कर के एक महत्वपूर्ण चीज़ को समझ सकते हैं और भारतीय समाज को ज़्यादा गहरे से जान सकते हैं। उन सारे के लिए रामविलास जी बहुत सारे रास्ते छोड़ते हैं हमारे लिए। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और रामविलास जी के बारे में जो कुछ पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, और कुछ जानना है, कुछ छूट रहा है तो हमें बताएं, हम और भी उनके बारे में जानकारी देंगे। और उनके ऊपर जितना कुछ लिखा गया है आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन गूगल में तो सब पढ़ा है, हम पढ़ेंगे तब ना, ज्ञान तो हमारे आसपास फैला हुआ है। क्योंकि इस इंटरनेट ने एक ऐसा बम्बार्डिंग किया हमारे ऊपर ज्ञान का कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अब उसको हमें ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आत्मसात तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम कोई भी परीक्षा पास कर पाएंगे या हम अपनी कोई राय बना पाएंगे किसी विषय के ऊपर। बगैर पढ़े, बगैर समझे हम कोई भी राय नहीं बना पाएंगे, और अगर हम आधी अधूरी राय बनाएंगे तो उससे हम उस विषय के मर्म को नहीं जान पाएंगे, और जब हम उस विषय के मर्म को नहीं जान पाएंगे तो हमारे लिए समस्या ही समस्या है फिर तो यही कहना है उनका। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और हर दिन हर पल को बहुत महत्वपूर्ण मान करके जीते रहिए। कुछ न कुछ आपके लिए भी बना है, और आप भी इस दुनिया के उन महानतम लोगों में से एक हैं। अपने आप को बेहतर बेहतर बनाने की तरफ बढ़ेंगे तो जो हम चाहते हैं जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। बुरा ही हमें सिखाता है, और अगर हमें सीखने की ललक है, अगर हम हर पल विद्यार्थी के रूप में जिज्ञासु और सीखना चाहते हैं तो ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Just smile and go ahead. Something is waiting for everyone.